हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तो अक्षय अकेडमी। लास्ट टॉपिक में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट समझा था। अब मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें फर्स्ट टॉपिक कौन सा करना है। तो द फर्स्ट टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप वन एंड द सेम थिंग, बट दीज आर नॉट सेम थिंग, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल मींस लॉ, लॉ के द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड रेजिडेंटशिप इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। अगर एक पर्सन कुछ इकोनॉमिक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको रेजिडेंटशिप मिल जाएगी, लेकिन जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो लॉ ने कुछ कंडीशंस बनाई है, उनको फुलफिल करना जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है सिटीजनशिप के लिए? इंडियन सिटीजनशिप अराइजेस ओनली। अगर किसी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको इन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया। अगर एक पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल गई। ऑन द अदर हैंड अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ लेकिन वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको क्या करना है? तो सेकंड कंडीशन में देखते हैं, when Indian law allows a person to become a citizen of India। वो बॉर्न तो इंडिया में नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको सिटीजनशिप चाहिए, तो कैसे मिलेगी? जब इंडियन लॉ ने उसको अलाउ कर दिया इंडियन सिटीजन बनने के लिए। इंडियन लॉ ने कैसे अलाउ करा? कुछ सर्टेन कंडीशन उसने फुलफिल करी होगी। उस कंडीशन को देखते हुए इंडियन लॉ को अगर ठीक लगा तो इंडियन लॉ उसको परमिशन दे देगा इंडिया के सिटीजनशिप के लिए। तो या तो बॉर्न इन इंडिया वाला केस हो जाए, केस नंबर 1, और अगर बॉर्न इन इंडिया वाला केस नहीं है तो सेकेंड केस में क्या उसके पास ऑप्शन है कि इंडियन लॉ ने अगर उसको अलाउ कर दिया तो वो पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है। दोनों में से एक कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड रेजिडेंटशिप क्या है? एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अगर एक पर्सन कुछ सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री का, लेट्स सपोज इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। रेजिडेंटशिप कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में करा था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अ पर्सन बिकम्स इंडियन रेजिडेंट ओनली। एक पर्सन इंडियन रेजिडेंट कब कहलाएगा? व्हेन ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन इंडिया। जब वो इंडिया में रह रहा हो, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। वो इंडिया में रह रहा हो, रहने के साथ साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाए करता हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने पहले आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एक बार फिर बता देती हूँ। यानी फर्स्ट क्या है? ही रिसाइड्स इन इंडिया। सेकंड कंडीशन, ही परफॉर्म हिज बेसिक एक्टिविटीज इन इंडिया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हमने 2 कंडीशन देखी थी। एक तो वो इंडिया में रह रहा हो, रहने के साथ साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी जो उसकी बेसिक एक्टिविटीज हैं, रहना, खाना, पीना, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो सारी इंडिया में परफॉर्म कर रहा हो, तभी वो कहलाएगा इंडिया का रेजिडेंट। अब एक और कंडीशन हमने देखनी है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं की थी, वो क्या है? When a person ordinarily resides in India for more than 1 year। अगर एक पर्सन इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है तब भी वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक अमेरिकन है, वो इंडिया में आया। एन अमेरिकन lives in India for more than 1 year। एक अमेरिकन है, वो इंडिया में आया और इंडिया में वो 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, तब वो अमेरिकन थर्ड कंडीशन की वजह से इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन इंडिया, इंडिया में रह रहा हो। सेकंड, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन इंडिया, यानी जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि वो रिसाइड्स इन इंडिया, और सेकंड बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे। और थर्ड केस हमने एक और देखा कि अगर कोई एक पर्सन अमेरिकन या कोई चाइनीज या कोई बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से आया है और वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो वो भी इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा।
तो हमने सिटीजनशिप देख लिया, रेजिडेंटशिप देख लिया, दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लिया, और एज अ डिफरेंस बिटवीन अगर हमने देखना हो तो हम दोनों को ऐसे ही इसी तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं डिफरेंस फॉर्म में। नेक्स्ट एक नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर कंसिडर करना है। देखो, अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। एक पर्सन है, लेट्स सपोज मिस्टर ए, वो सिटीजन तो अमेरिका का है, उसके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है। कैसे बन सकता है? सिटीजनशिप उसके पास अमेरिका की है क्योंकि वो बॉर्न इन अमेरिका हुआ है, और अगर वो इंडिया में मोर देन 1 ईयर के लिए रह रहा हो तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। बॉर्न अमेरिका में हुआ इसलिए सिटीजनशिप अमेरिका की, और अगर मोर देन 1 ईयर वो इंडिया में रह रहा है तो उसको इंडियन रेजिडेंटशिप मिल जाएगी। एक बार दोबारा देखते हैं। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री, एक पर्सन एक ही सेम टाइम पर किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन हो और किसी अनदर कंट्री का रेजिडेंट हो, ऐसा पॉसिबल है। कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, सिटीजन कहीं और का और रेजिडेंट कहीं और का, ऐसा पॉसिबल है। एक और चीज हमें देख लेते हैं, वो क्या है कि इसको भी नोट करके आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। सिटीजनशिप इज अ डुअल कंसेप्ट। सिटीजनशिप इज अ डुअल कंसेप्ट। डुअल मीन्स डबल। ऐसा पॉसिबल है कि पर्सन एक ही है लेकिन उसके पास सिटीजनशिप 2 अलग अलग कंट्रीज की है। सिटीजनशिप इज अ डुअल कंसेप्ट। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ऐसा कैसा पॉसिबल है। लेट सपोज एक पर्सन है, वो बॉर्न हुआ इंडिया में, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करी, बॉर्न इन इंडिया, तो सिटीजनशिप कहाँ का हो गया? इंडिया का। और लेट सपोज उसको अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, तो अगर अमेरिकन लॉ ने उसको अमेरिका की सिटीजनशिप के अलाउ कर दिया तो वो अमेरिका का भी सिटीजन बन सकता है। 2 अलग अलग कंडीशन है, दोनों को फुलफिल करके एक पर्सन 2 अलग अलग जगह का सिटीजन बन सकता है। तो सिटीजनशिप क्या है? एक डुअल कंसेप्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार डुअल सिटीजनशिप फॉलो करता है। अक्षय कुमार फॉलोज डुअल सिटीजनशिप। कौन कौन सी 2? इंडिया एंड कनाडा। तो आई होप आपको रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों का कंसेप्ट 1 बाय 1 क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक कंसेप्ट है रेजिडेंटशिप, पहले भी लेक्चर में हमने कर लिया। सिटीजनशिप के लिए 2 कंडीशन है, अभी हमने देख लिया है। नोट आपको ध्यान रखना है, अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। और लास्ट में हमने देखा नोट में कि सिटीजनशिप क्या है? एक डुअल कंसेप्ट है। ऐसा आपको 1 मार्क में ऐसे कुछ केस स्टडी करके पूछ सकते हैं कि क्या कोई पर्सन 2 जगह की सिटीजनशिप ले सकता है? तो आंसर इज यस। आपको बताना है सिटीजनशिप इज अ डुअल कंसेप्ट। इट इज पॉसिबल कि एक पर्सन के पास 2 जगह की सिटीजनशिप हो। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है, इसको हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर इनकम अगर हम डिफरेंस बिटवीन में देखें तो फर्स्ट बेसिस है इसका मीनिंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, कभी भी आपको डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं तो कभी भी आपको उसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखना है और बेसिस हमें इसका जरूर लिखना है। तो देखिए मीनिंग क्या है इसका, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम रिसीव्ड हो रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन सभी से रिसीव्ड होने वाली इनकम, यानी लैंड से रिसीव होगा हमें रेंट, लेबर से रिसीव होगी हमें वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो इन सभी को मिलने वाली इनकम क्या कहलाएगी? हमारी फैक्टर इनकम। तो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
देन अब इन सबको अपनी अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, यानी लैंड पे जो रेंट मिल रहा है, लेबर को जो वेजेस मिल रही है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये सभी के सभी कहां पर इंक्लूड होंगी? फैक्टर इनकम में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न। ट्रांसफर इनकम क्या है? हमने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं करी बट फिर भी हमें बदले में इनकम रिसीव हो रही है। फैक्टर सर्विसेज कोई परफॉर्म नहीं करी, ना तो हमने कोई लैंड पे रेंट लिया, ना तो लेबर को वेजेस मिली, ना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला और ना ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसी कौन सी इनकम है कि भाई हमने किया कुछ नहीं फिर भी हमें पैसा मिल रहा है? सोचो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसी कौन सी इनकम है कि हमने कुछ किया भी नहीं फिर भी हमें कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है। तो जी हाँ, ऐसा होता है कि हमने कुछ भी नहीं करा बट फिर भी हमें इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं गिफ्ट। हमारे बर्थडे पे जो हमें हमारे फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है, क्या हमने बदले में कुछ किया? लेट सपोज हमारे मदर्स या फादर ने हमें 500 रुपीज कैश दिया, तो वो जो हमारे पास 500 रुपीज आए, हमने बदले में कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी है, वो 500 रुपीज किस में काउंट होंगे? ट्रांसफर इनकम में। ठीक है, इसी तरीके से स्कॉलरशिप है, हमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफर इनकम है। वो वन साइडेड पेमेंट है, हमने कोई मेहनत नहीं करी। अब ये मत बोलना कि मैम एग्जाम में मेहनत करी थी, अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे इसलिए स्कॉलरशिप मिली है। हमें बस ये देखना है कि कोई फैक्टर सर्विस हमने प्रोवाइड नहीं करी। फैक्टर सर्विस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों से मिलने वाली अगर कोई इनकम होगी तो वो काउंट होगी हमारी फैक्टर इनकम में। अदरवाइज और किसी तरीके की इनकम है जो वन साइडेड है वो हमारी काउंट होगी ट्रांसफर इनकम में। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेचर। इट इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम काउंट करेंगे तो हमें फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है उसमें। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इनकम नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करना है। जो हमें गिफ्ट से पैसा मिला है, स्कॉलरशिप से मिला है, ये सब हमें काउंट नहीं करना। हमें सिर्फ क्या काउंट करनी है? फैक्टर इनकम, जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव हुई है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब नेशनल इनकम करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है बोथ नेशनल और डोमेस्टिक में, और ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट बेसिस हमारा कंसेप्ट, इट इज अ अर्निंग कंसेप्ट। अर्निंग कैसे है? जो फैक्टर इनकम से इनकम हमें जनरेट हुई है वो हमने अर्न की है, मेहनत मजदूरी की कमाई है हमारी। हमने कुछ काम किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में हमें जो इनकम रिसीव्ड हुई वो होती है फैक्टर इनकम। तो ये कैसा कंसेप्ट है? अर्निंग कंसेप्ट, यानी हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। और ट्रांसफर इनकम क्या है? रिसीट कंसेप्ट। हमने मेहनत कोई नहीं की बट फिर भी हमें वो चीज रिसीव हुई, वो इनकम रिसीव हुई। गिफ्ट है वो हमें रिसीव हुआ, ओल्ड एज पेंशन है, मेहनत कोई नहीं करी लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें पैसा दिया वो हमारा ट्रांसफर इनकम में काउंट होगा, और वो हमने अर्न नहीं की है इसलिए हमने उसको क्या बोला? रिसीव कंसेप्ट। नेक्स्ट है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होगा? रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम कौन रिसीव करेंगे भाई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे, जिसकी लैंड थी, लेबर को, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी और जो एंटरप्रेन्योर था, इन सबको मिलेगी हमारी फैक्टर इनकम। और इसमें रेसिपिएंट कौन है? रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड के पास गिफ्ट्स आते रहते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो हाउस होल्ड में काउंट होगा, उसको स्कॉलरशिप मिली है, ओल्ड एज पेंशन मिली है, गवर्नमेंट को गिफ्ट्स आते रहते हैं। तो इनको रिसीव करने वाले कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ट्रांसफर इनकम को रिसीव करने वाले कौन है? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल इसके इन चार के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली फैक्टर इनकम कौन कौन सी होगी? पूरी दुनिया में बस यही चार तरीके की फैक्टर इनकम हो सकती है। फर्स्ट इज रेंट, नेक्स्ट वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट ऑन लैंड, वेजेस फॉर लेबर,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल की। गिफ्ट जो हमें रिसीव हुआ वन साइडेड, स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को रिसीव होती है वन साइडेड, ओल्ड एज पेंशन जो ओल्ड पीपल को रिसीव होती है वो भी वन साइडेड। अब आजकल आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट जो पुअर पीपल को है मतलब कुछ पैसे या कुछ ना कुछ उनको फूड प्रोवाइड कर रही है, तो क्या बदले में उन्होंने कुछ मेहनत करी उसके बदले? नहीं, वो बस वन साइडेड पेमेंट है, उनको रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप आपको फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। फैक्टर इनकम इज इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी फैक्टर प्रोडक्शन से जो इनकम रिसीव्ड हुई वो आएगी फैक्टर इनकम में। ट्रांसफर इनकम क्या है? हमने कोई फैक्टर सर्विस रेंडर नहीं करी है बट फिर भी हमें पैसा मिल रहा है रिटर्न में। और ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, रेसिपिएंट कंसेप्ट है। हमेशा ये याद रखना है, मेहनत मजदूरी से जो हमने अपनी कमाई करी अपनी मेहनत से, वो आएगा फैक्टर इनकम में। और जो वन साइडेड पेमेंट है, हमने कुछ नहीं करा बट फिर भी हमें वो बदले में मिल गई, तो वो ऐसी इनकम क्या कहलाएगी? ट्रांसफर इनकम। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। गुड्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, वन इज फाइनल एंड अदर इज इंटरमीडिएट। पहले मीनिंग देखते हैं। फाइनल गुड कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हो या फर्दर इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यूज हो रहे हो। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल, या तो वो रीसेल पर्पस के लिए किसी ने परचेज किया है, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या तो हमने उस गुड्स को रीसेल के लिए यूज किया है, रीसेल के लिए परचेज किया है। लेट्स सपोज किसी फर्नीचर शॉप वाले ने फर्नीचर परचेज करा है, किस पर्पस से? कि मैं उसको आगे बेचूंगा, आगे रीसेल करूंगा, तो उस केस में उस फर्नीचर शॉप वाले के लिए वो फर्नीचर क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? रीसेल करना। और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर गुड से फर्दर प्रोडक्शन करना चाहता है, और इस पॉइंट को, इस वर्ड को याद रखना है कि वो जो प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर गुड से उस पर्सन को वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन सेम ईयर में करनी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर ए ने 10 टन्स ऑफ कोल परचेज करा इन द ईयर 2019। 10 टन परचेज करा 2019 में, और उसमें से उसने सिर्फ 7 टन ही यूज करा इन द ईयर 2019। 3 टन्स कोल बच गया, तो वो 3 टन कोल जो 2019 यानी सेम ईयर जब उसने परचेज करी थी, सेम ईयर में जब उसने कंजम्पशन या प्रोडक्शन नहीं करी, तो नेक्स्ट ईयर में जितना कोल बच गया वो कोल काउंट नहीं होगा, वो कोल इंटरमीडिएट गुड काउंट नहीं होगा। उस कोल को फिर हम फाइनल गुड कंसिडर करेंगे। तो दोबारा देख लेते हैं। विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल, कोई ऐसा गुड जो हमने या तो दोबारा बेचने के लिए रीसेल के लिए परचेज किया हो, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या तो हम उस गुड से कुछ फर्दर प्रोडक्शन करना चाहते हैं और हमें वो प्रोडक्शन उसी ईयर में कंप्लीट करनी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, कोल हमने परचेज करा, उस कोल से हम ग्लास मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, और कोल जो हमने परचेज किया था 2019 में किया था, हमें वो प्रोडक्शन 10 टन्स कोल 2019 में ही फिनिश करना है। जितना बच गया कोल वो हमारा नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा, और नेक्स्ट ईयर में हम उसको इंटरमीडिएट गुड ना मानकर फाइनल गुड मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचर। नेचर क्या है? इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जैसे हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में पढ़ा था, फैक्टर इनकम इंक्लूड हो रही थी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में। तो इसी तरीके से जो फाइनल गुड्स है उसको हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट करना है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है, नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। अब इसका क्या रीजन है कि हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ले रहे हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ले रहे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्वीट शॉप वाले ने मिल्क परचेज करा और उस स्वीट मिल्क से उसे स्वीट्स बनानी है। हम नेशनल इनकम में से फाइनल गुड्स की कॉस्ट काउंट करेंगे, क्योंकि वो जो फाइनल गुड स्वीट उस स्वीट शॉप वाले ने बनाई है उसमें मिल्क की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम मिल्क की कॉस्ट और स्वीट की कॉस्ट दोनों को ही इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा डबल काउंटिंग माना जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर गुड्स की 2 टाइम्स काउंटिंग होगी। एक बार जब हम एज अ
मिल्क उसको काउंट कर लिया, और दूसरी बार उसी मिल्क को जब स्वीट बनाने के लिए यूज किया गया तो शॉपकीपर ने ऑलरेडी उस मिल्क की वैल्यू स्वीट में ऐड कर ली थी। तो हमें सिर्फ फाइनल गुड यानी स्वीट की कॉस्ट ऐड करनी है नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड की नहीं करनी, यानी मिल्क की नहीं करनी। अब डिमांड देख लेते हैं। फाइनल गुड की कैसी डिमांड है? फाइनल गुड हैज अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली। देखो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं जो हम अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं? लेट्स सपोज मिल्क, वेजिटेबल, बिस्किट। कैसी डिमांड होती है इनकी? इनकी डिमांड डायरेक्टली होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि ये हमने परचेज करा और सेल्फ कंज्यूम कर लिया। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? डिमांड एज डिराइव डिमांड एज डिमांड डिपेंड ऑन अदर कमोडिटी। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड वर्ड का क्या मतलब है? डिपेंडेंट। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड जो है वो एक डिपेंडेंट डिमांड है। मान लीजिए कि किसी का कॉफी बनाने का काम है, तो अगर कॉफी की ही डिमांड कम हो गई तो कॉफी में यूज होने वाले मिल्क की डिमांड भी हम कम कर देंगे। तो जो मिल्क की डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है? कॉफी की डिमांड पे। कॉफी की डिमांड अगर ज्यादा होगी तो मिल्क एज अ इंटरमीडिएट गुड जो कॉफी में यूज हो रहा है तो मिल्क की डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर कॉफी की डिमांड कम है तो हम इंटरमीडिएट गुड यानी मिल्क की डिमांड भी कम कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन देखो क्या है। फाइनल गुड में रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, देयरफॉर नो वैल्यू एडिशन। देखो जो फाइनल गुड है वो फाइनल है, मतलब यूज करने के लिए रेडी है। जो भी उसका फाइनल यूजर होगा तो वो उसको यूज करने के लिए रेडी है, इसलिए उसमें किसी भी तरीके की वैल्यू एडिशन की जरूरत हमें नहीं है। लेट्स सपोज हम बाजार गए, वहां से हम मिल्क परचेज करके लाए सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो मिल्क हमारे लिए क्या था? फाइनल गुड। तो हमने क्या करा? मिल्क परचेज करके आए, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, और मिल्क मैन ने भी उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी, शॉपकीपर ने भी उसको एज अ मिल्क परचेज करा, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। और इंटरमीडिएट गुड में क्या है? नॉट रेडी फॉर यूज, देयरफॉर सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू इंटरमीडिएट गुड। जो हमारा इंटरमीडिएट गुड है वो यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है, इसलिए हमें उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। इंटरमीडिएट गुड में कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है ताकि हम उसे यूज कर सकें। अब ये कंसेप्ट समझते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री। देखो क्या होता है प्रोडक्शन बाउंड्री? फाइनल गुड में क्या है? क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है, और इंटरमीडिएट गुड स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होता है और फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है। अब इस प्रोडक्शन बाउंड्री के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट किया है। देखो ये एक फार्मर है। फार्मर ए प्रोड्यूस कॉटन फॉर ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी। फार्मर ए ने कॉटन प्रोड्यूस करी 2000 रुपीज की, और उस कॉटन को उसने बी को बेच दिया। अब बी ने क्या करा उस कॉटन का? बी प्रोड्यूस थ्रेड वर्थ ₹3000 एंड सेल इट टू सी। बी ने उस कॉटन को यूज करके उस कॉटन का थ्रेड बना लिया और उस थ्रेड को 3000 रुपीज में सी को बेच दिया। फाइनली सी प्रोड्यूस क्लॉथ्स ऑफ ₹4500 एंड सेल्स इट टू द कस्टमर। सी ने क्या करा? उस थ्रेड का यूज करके क्लॉथ बनाया और वो क्लॉथ उसने 4500 रुपीज में कस्टमर को बेच दिया। देखो वन बाय वन। फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस करी। कॉटन अभी हमारा फाइनल गुड नहीं माना जाएगा। देखो ये जो मैंने रेड से डिनोट करा है ये है हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर है। फार्मर ने जो कॉटन प्रोड्यूस करी वो अभी हमारा इंटरमीडिएट गुड है, और अगर उसी सेम कॉटन को फार्मर खुद यूज कर रहा है तो वो हमारा फाइनल गुड माना जाएगा। लेकिन फार्मर ने क्या करा? सेल्फ कंजम्पशन नहीं करी, उसने उस कॉटन को आगे बी को सेल कर दिया। तो कॉटन 2000 की प्रोड्यूस करी और उसने उसको आगे बी को सेल कर दिया, क्योंकि कॉटन अभी हमारा फाइनल गुड नहीं था। कॉटन में वैल्यू एडिशन करी, वैल्यू एडिशन करके किसको दिया? 2000 का था 1000 वैल्यू एडिशन, 3000 का किसको दे दिया? बी को। अब बी ने थ्रेड प्रोड्यूस करा 3000 का एंड सेल इट टू सी। बी ने 3000 रुपीज में थ्रेड प्रोड्यूस करके सी को बेच दिया। सी ने क्या करा? सी प्रोड्यूसेस क्लॉथ ऑफ ₹4500,
3000 में वैल्यू ऐड करी 1500, क्लॉथ बनाया 4500 का और फिर उस क्लॉथ को कस्टमर को बेच दिया। अब देखिए जो कॉटन थी और इधर जो थ्रेड था, यहाँ पर जो क्लॉथ था, कॉटन थ्रेड दोनों इंटरमीडिएट गुड है और यहाँ पर क्लॉथ भी कैसा है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि क्लॉथ ने भी अभी प्रोडक्शन लाइन क्रॉस नहीं की है। ये हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री है। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जब तक जो भी चीज है हमारी इंटरमीडिएट मान जाएगी। लास्ट में देखो क्या हुआ, सी ने जो क्लॉथ प्रोड्यूस करा 4500 रुपीज में और उसको सेल कर दिया कस्टमर को। अब जब उसने कस्टमर को सेल करा तो वो फाइनल गुड बन गया। क्लॉथ को हम फाइनल गुड मानेंगे क्योंकि क्लॉथ रेडी फॉर यूज है, उसमें हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी है। तो जब उसने कस्टमर को दिया तब वो क्लॉथ हमारा माना जाएगा फाइनल गुड। अदरवाइज जो कॉटन प्रोड्यूस करी थी वो भी इंटरमीडिएट था, थ्रेड भी इंटरमीडिएट था, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, उसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। और बाउंड्री लाइन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट है और जब उसने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली, क्लॉथ ने जब बाउंड्री लाइन क्रॉस करी तो क्लॉथ क्या बन गया, फाइनल गुड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। एज अ हाउस होल्ड हम शॉप से जाके मिल्क परचेज करके लाए, उसको हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया हमारा फाइनल गुड, क्योंकि हमने उसको फर्दर रीसेल के लिए तो नहीं लिया। कि मान लो किसी मिठाई वाले ने मिल्क परचेज करा और उस मिल्क की वो मिठाई बना के आगे बेचेगा, या किसी डेयरी शॉप ने मिल्क परचेज करा और उस मिल्क को वो आगे बेचेगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। लेकिन अगर हमने वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज करा है तो वो हमारा फाइनल गुड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कार परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए किसी ट्रेवलिंग कंपनी ने कार परचेज करी है क्योंकि उसका बिजनेस क्या है, कार्स को रन करके वो अर्निंग करता है। तो उस कार को परचेज करके उस ट्रेवल कंपनी के लिए कार क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि उसने कार इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया है। तो वो कार उस ट्रेवल कंपनी के लिए फाइनल गुड मानी जाएगी। तो हमें दो कंसेप्ट याद करने हैं, एक तो फॉर कंजम्पशन और दूसरा फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें ये ध्यान रखना है कोई भी चीज अगर कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ली गई है तो वो है हमारा फाइनल गुड। ऑन द अदर हैंड, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल। किसी डेयरी शॉप ने मिल्क परचेज करा और उसका पर्पस कंजम्पशन नहीं था, उसका पर्पस था उस मिल्क को रीसेल करने का, तो वो मिल्क हमारा आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड में। लास्ट एग्जांपल इज कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कोल परचेज करा, फैक्ट्री में यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, उस कोल से हमें कुछ फर्दर प्रोडक्शन करनी है। कोल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, फर्दर प्रोडक्शन करनी है, इसलिए कोल भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। आई होप आपको फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड दोनों का क्लियर हो गया होगा, क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ गुड, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अब हम फाइनल गुड्स को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज consumption good and other is capital good. तो there are two types of final good, consumption good and capital good. आइए देखते हैं क्या consumption goods क्या होते हैं और capital goods क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट बेसिस है हमारा satisfaction of human wants. consumption good क्या करेगा, these goods satisfy human wants directly. जो consumption goods होते हैं वो human wants को directly सेटिस्फाई करते हैं, देयरफॉर इनकी डिमांड कैसी है, डायरेक्ट डिमांड। कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं, जो हमने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज करे हैं, मिल्क, बिस्किट, ब्रेड्स। तो ये कैसे गुड्स हैं, ये डायरेक्टली हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम परचेज करने गए शॉप से, हमने इसको कंज्यूम करा, हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो गई, तो इनकी डिमांड कैसी है, डायरेक्ट डिमांड। ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड कौन से होते हैं, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। ऐसे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई तो करते हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो इनकी डिमांड कैसे होती है, इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे हमने बात करी कि मिल्क, ब्रेड, बिस्किट्स, ये कैसे कौन से गुड्स हो गए, कंजम्पशन गुड्स। इनको हमने डायरेक्टली कंज्यूम करा तो इन्होंने हमारे डिमांड को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड कौन से होते हैं, लेट्स सपोज हमने बात करी मिल्क, ब्रेड, बिस्किट्स। अब इन्हीं को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ मशीनरी चाहिए, तो ऐसी मशीनरी जो इन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी वो एग्जांपल हो गया हमारा कैपिटल गुड का।
अब ये मशीनरी हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, कैसे? बिस्किट, मिल्क और ब्रेड प्रोड्यूस करके, लेकिन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इन मशीनरी का हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। डायरेक्टली इन मशीनरीज को हम कंज्यूम या यूज नहीं कर सकते। ये मशीनरी हमारे लिए तब यूजफुल है जब ये हमारे लिए ब्रेड, बिस्किट्स और ब्रेड, बटर और बिस्किट्स को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब मिल्क या बटर, ब्रेड, बिस्किट्स ये हमारी प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। भाई जो मिल्क बन गया तो मिल्क हमने डायरेक्टली परचेज कर लिया, इसने प्रोडक्शन को इन्हांस नहीं करा। एक मिल्क से फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। लाइकवाइज अभी मैंने एग्जांपल दिया कैपिटल गुड का, लाइक अ मशीनरी, तो उस मशीनरी को यूज करके हम अपनी प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। फर्दर मिल्क के पैकेट, बिस्किट के पैकेट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। मशीनरी यूज करी, मशीनरी ने क्या करा? प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज कर दिया। उस मशीनरी ने फर्दर मिल्क, फर्दर बिस्किट, फर्दर ब्रेड प्रोड्यूस कर दिए, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो गई। अब हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन का एक्सपेक्टेड लाइफ। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ कैसी होगी? कम होगी। हम मिल्क लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ कम होती है। तो मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। इन सब कंज्यूमर गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर हम मशीनरी का एग्जांपल ले लें तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी। 1 साल से पहले कोई मशीनरी खराब नहीं होती है। एटलीस्ट उसकी लाइफ 1 ईयर है, उसके बाद ही उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। ये है लास्ट टॉपिक हमारे इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। इस टॉपिक के बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो फिनिश हो जाएगा। देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक में हमने क्या कवर करना है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल ऑफ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिवली यानी एक बड़े से चार्ट में देखना है कि किस गुड को हम किस किस कंडीशन में बोलेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड है और फाइनल गुड है, और फाइनल गुड्स में भी किस कंडीशन में वो कंजम्पशन गुड होगा और किस कंडीशन में कैपिटल गुड होगा। तो फर्स्ट गुड जो मैंने लिया है वो है कार। कार फाइनल गुड की कैटेगरी में कंजम्पशन गुड कब कहलाएगी? इफ परचेज बाय हाउस होल्ड। कार जब उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करी है तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड। और कैपिटल गुड कब कहलाएगी कार? इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर्स एज टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर ने एज टैक्सी परचेज करा है। टैक्सी ड्राइवर ने उसको सेल्फ यूज के लिए परचेज नहीं करा है, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करा है। तो ये केस आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड में कैपिटल गुड। अब इंटरमीडिएट गुड का केस देखते हैं। इफ परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल। किसी कार डीलर ने, कार के शोरूम वालों ने कार परचेज करी है रीसेल पर्पस के लिए, उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करना है, तो इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि उसको वो फर्दर रीसेल करनी है। नेक्स्ट है हमारा शुगर। इफ यूज बाय हाउस होल्ड ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए शुगर परचेज करी है तब हम उसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली है। कैपिटल गुड कब बोलेंगे? इफ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर। एक ईयर के एंड में ट्रेडर के पास वो शुगर अनसोल्ड पड़ी है, मतलब अभी बिकी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो नहीं बिकी तो नेक्स्ट ईयर में हम उसको क्या मानेंगे? फाइनल गुड। जैसे मैंने कोल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक पर्टिकुलर सेम ईयर में उसकी कंजम्पशन नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर हम उसको फाइनल गुड मानेंगे। इसी तरीके से शुगर को भी हम फाइनल गुड की कैटेगरी में कैपिटल गुड मानेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड में देखो, इफ यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट। स्वीट शॉप ने स्वीट को बनाने के लिए शुगर का यूज करा तो वो हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड क्योंकि उसने शुगर को डायरेक्टली यूज नहीं करा, इनडायरेक्टली करा, क्योंकि उसे शुगर को नहीं बेचना है, शुगर से स्वीट बना के बेचनी है। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा सर्विस ऑफ डॉक्टर और लॉयर। तो हमें सिर्फ गुड्स की ही बात नहीं करनी, हमें सर्विसेज की भी बात करनी है। सर्विस ऑफ डॉक्टर और लॉयर इफ यूज बाय हाउस होल्ड। अगर किसी हाउस होल्ड ने सर्विस यूज करी तो कंजम्पशन गुड। कैपिटल गुड में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और इंटरमीडिएट गुड कब माना जाएगा? इफ यूज्ड बाय एंटरप्राइज।
अगर कोई एंटरप्राइज इस सर्विस को यूज कर रही है तब वो हम उसे मानेंगे इंटरमीडिएट गुड। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हर टॉपिक इजीली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल पाए। हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स के अलावा साइंस स्ट्रीम की भी और 9th-10th के लिए भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।